संसदीय प्रणाली जन अपेक्षा विषय पर हुई गंभीर चर्चा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा, सियासत में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात को मैं अक्सर याद रखता हूं कि बोलते मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभिन्नता हो सकती है पर मनभेद नहीं हो सकते। गुलाम नबी आजाद बोले, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। जो हम कानून बनाते हैं उसी की व्याख्या तो सुप्रीम कोर्ट करती है। अगर हम कानून नहीं बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देगा। स्पीकर जोशी बोले, जनता को बताने की आवश्यकता है किससे क्या अपेक्षाएं हैं। समय आ गया है कि आज लोगों को हम समझाएं कि लोग पंचायत के लिए अलग वोट करें, विधानसभा के लिए अलग वोट करें और पार्लियामेंट के लिए अलग वोट करें, क्योंकि शेड्यूल के अंदर तीनों की भूमिका अलग है, सब्जेक्ट अलग अलग है। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कहा, तर्क वितर्क हो सकता है लेकिन मंजिल सबकी एक। न पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क जरूर दे सकते हैं, लेकिन देश के हित के लिए जब निर्णय करने का सवाल आए तो उस समय हमारे सबका एक ही उद्देश्य रहे। स्वागत है आपका, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। भारत के लोकतंत्र ने अभूतपूर्व कामयाबी के साथ 7 दशक पार करके पश्चिम की इन भविष्यवाणियों को गलत साबित किया कि दिन रात और काले सफेद जैसी विविधताओं से भरे इस देश में डेमोक्रेसी कभी कामयाब हो ही नहीं सकती। देश मजबूती के साथ हर विपत्ति का सामना भी कर रहा है, खुद को मजबूत भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन क्या हम और बेहतर स्थिति में हो सकते थे या आगे भी हो सकते हैं? ये विचारकों का, थिंक टैंक्स का पसंदीदा विषय रहा है। हमारी ग्रोथ को किन चीज़ों ने रोका? हमारे लोकतंत्र की सेहत कब कब बिगड़ी या बिगड़ती है और क्यों बिगड़ती है? कौन बिगाड़ता है? इस पर आए दिन नए शोध, नए तथ्य आते रहते हैं। विधानसभा में आयोजित सेमिनार के हवाले से आज इन सवालों पर प्राइम डिबेट में हम बहस करेंगे कि क्या हमारे लोकतंत्र की सेहत वाकई कमज़ोर हो रही है? क्या हमारी राजनीति जनगण के मन की अपेक्षाएं पूरी कर पाई है? और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप जब तक लगते रहे हैं इन 70 सालों में, क्या वो सही हैं? कितने सही हैं? स्टूडियो में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जयपुर के डिप्टी मेयर, जयपुर ग्रेटर के डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट साहब हैं, ज्योति खंडेलवाल ने जयपुर की पूर्व महापौर और कांग्रेस के प्रवक्ता, और ओम सैनी साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले एक एक करके कर्नावट साहब और ज्योति मैडम आपके पास आऊँगा। सवाल ये है जिस पर आज भी मंथन हुआ, मंथन जब तक होता रहता है, कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमको इस बात की चिंता करने पर मजबूर करती हैं कि हमारे लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है? कौन कर रहा है? पुनीत कर्नावट साहब पहले आप, फिर ज्योति जी आपसे टिप्पणी लेता हूँ। पुनीत जी। देखिए, लोकतंत्र लगातार हिंदुस्तान में जीवंत है और वो जीवंत बना रहे, ये सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के ह्रास की बात हम सब में चिंता तो पैदा करती है, पर साथ ही साथ हमें इस बात का भी यकीन है कि हमारी राजनीतिक नेतृत्व इतना मैच्योर है कि वो इन सब चिंताओं से वाकिफ़ है और कहीं ना कहीं इस कोशिश को में भी बना रहता है कि ये जो लोकतंत्र की मजबूती है, लोकतंत्र की समृद्धता है, लोकतंत्र की सक्षमता है, वो बनी रहे। आपस में वैचारिक मतभेद होना, आपस में विचारधारा के नाते पर विरोधी होना, एक दूसरे का शत्रु होना नहीं होता है। और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए वैचारिक मतभेद इस हद तक नहीं जाने चाहिए कि वो मनभेद में बदले और मनभेद के कारण राष्ट्र हित या राज्य हित से ऊपर चले जाएं हमारे आपस के विरोध। और मैं समझता हूं कि समय समय पर सभी राजनेताओं ने, बड़े राजनेताओं ने भी इसके बारे में चिंता व्यक्त की है और वो कोशिश भी करते हैं, पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक कटुता, ये दोनों हमारे को देखने को मिलती हैं। और कटुता बहुत बार उस सीमा तक जाती है जिसके अंदर लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुखदायी होगी, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले होगी। पर मैं फिर भी मानता हूं कि सबके मन में एक बात मजबूत है कि हिंदुस्तान की अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो उसकी लोकतंत्र है, उसके लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इसमें वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, और वैचारिक मतभेद को मनभेद में बदले बिना भी साथ साथ मिलकर काम किया जा सकता है और देश और समाज के हित में, जिसके कारण से हम सब लोग राजनीति में हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। ज्योति खंडेलवाल मैडम,
आपकी टिप्पणी बहुत संक्षेप में, फिर मैं ओम सैनी साहब के पास जाता हूँ। बोलिए ज्योति जी। देखिए जेपी जी, ये तो बात बिल्कुल ठीक बात है कि भारत ने अपने लोकतंत्र को जीवंत रख करके और बहुत अच्छे तरीके से जीवंत रख के मजबूत लोकतंत्र के रूप में अपने पूरे विश्व में अपनी स्थान बनाया है, अपनी जगह बनाई है। हम देखते हैं हमारे आसपास के जो देश है, हमारे पड़ोसी देश है, वहाँ पे हालात क्या रहे, लेकिन उन सब से ऊपर उठ करके भारत ने अपने अपना पूरा विश्वास जताते हुए और इस लोकतंत्र को जिंदा रखा है। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी मजबूती है और सबसे बड़ी सफलता भी है। मैं इसको ऐसा कहना चाहूंगी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि समय समय पर हमको कई बार लगता है कि राजनीति में कहीं पर मूल्यों का ह्रास हो रहा है या कहीं पर लगातार जो है लोकतंत्र को कमजोर किए जाने के कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनसे लोकतंत्र जो है वो कमजोर हो रहा है। और उस जब जब ऐसा होता है तब तब चाहे आप जैसे मीडिया के साथी हों, चाहे हमारे वो लोग हों जो कि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और लगातार अपना काम जो है वो करते रहते हैं, ऐसे लोगों उन सबको चिंता होती है और वो इस चीज को उठाते हैं और समय समय पर संविधान में भी परिवर्तन करके या कुछ और ऐड करके इसको मजबूत करने का काम किया। जैसे आप दल बदल कानून देखते हैं, लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो भाषा का स्तर जो कमजोर हुआ है, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा लोकतंत्र को कमजोर करने का एक बहुत बड़ा वजह हो सकती है, कारण हो सकते हैं। क्योंकि आप कितना भी हो, आप आपस में आप वैचारिक मतभेद रखें, बहस करें, अपनी बात को कहें, दूसरे की बात को गलत भी साबित करें, वहां तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन कई बार भाषा का स्तर जो है वो बहुत ज्यादा गिर जाता है और आरोप प्रत्यारोप इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि वो बहस ना होकर के लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। और कई बार ये चीजें संसद में भी देखने को आती हैं। तो ऐसी स्थिति में संसद में या हम असेंबलीज में बात करें, वहां भी देखने को आती है। तो ऐसी समय पर ये बहुत जरूरत है कि हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी भाषा को और ज्यादा उम्दा करें और ज्यादा अच्छी करें और अपने पक्ष की बात रखने के लिए हमारे अंदर एक नियमावली सी एक हमारे अंदर सी बनाए कि हाँ, हमें इस तरीके से अपनी बात को कहना है। तो शायद हम अपने जनता के हित की बातों को भी बेहतर ढंग से कह पाएंगे, उनके मुद्दों को उठा पाएंगे, जो कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। तो उसको भी हम उठा पाएंगे और उसका निराकरण भी कर पाएंगे और जनता के हितों की बातों की मजबूती के साथ साथ हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती को भी हम पूरी तरीके से दिखा पाएंगे। ठीक है। ओम सैनी साहब, जब किसी औपचारिक मंच पर इस तरह का आयोजन होता है और बड़ी गरिमामय माहौल में ऐसी बातें जब कही जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुखद अनुभूति होती है। कथनी जिस तरह की होती है, जिस तरह की बातें सामने आती हैं, गरिमा की बात आती है, मर्यादा की बात आती है, मूल्यों की बात आती है राजनीति में, बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की उदार और संत भाव की बातें सामने आती हैं। लेकिन जिसको कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, आपको लगता है कि हमारी कथनी और हमारे राजनेताओं की करनी जो है उसमें हम साम्य पाते हैं? ओम सैनी साहब। बहुत फर्क है। ये जो कथनी और करनी की बात है, वही उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। और आज दोनों नेताओं को मैंने सुना, गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी सुना और गडकरी साहब को भी सुना। उन्होंने उस मुद्दों पर सद्भाव की बातें तो की, सौहार्द की बातें तो की, लेकिन ये नहीं बताया कि टेंशन कब से प्रारंभ हुआ। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को लागू करने के लिए एक युद्ध चला जो बहुत लंबे अरसे तक चला और श्रीमती गांधी के नेतृत्व में सारा सिलसिला, उसके लिए जो बदलाव हुए और उसमें जो मिलावट हुई और उसको लेके जो नाराजगियाँ हुई, एक तो वो बात रही। और एक ये जो मेजोरिटेरियन वाला जो सिलसिला सामने है कि खास किस्म की विचारधारा को लागू करने के लिए, खास किस्म का परिवर्तन लागू करने के लिए संविधान के माध्यम से जो कुछ करने का सिलसिला चल रहा है, इसमें टेंशन हुआ है। हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि शत्रुता नहीं होनी चाहिए राजनीतिक दलों की चर्चाओं के अंदर, लेकिन वो शत्रुता के स्तर पर आ गई। मनभेद और मतभेद वाला जो ये जुमला है, जो बहुत अच्छा लगता है सुनने में और कहने में, वो वैसा रहा नहीं। और यही सारा कारण है कि इस पर अगर चर्चा होती और ऐसी बातें होती तो मेरा ख्याल है कि फिर वही जो हम विधानसभा में और लोकसभा में दृश्य देखते हैं, वही सारा दृश्य आज भी पैदा हो जाता। बहरहाल एक अच्छी बात है जिसपे सीपी साहब ने ये जो शुरुआत की है, करते रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये तो ज़बरदस्त सारे इंस्टीट्यूशन में सारी गड़बड़ें जो हो रही हैं, जिनको एक पक्ष कहता है गड़बड़ें हो रही है, दूसरा पक्ष कहता है कि सुधार हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि संविधान से परे होकर के सारी बातें हो रही हैं जिनसे कि सारे टेंशन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, वापस आऊँगा आपके पास। ज्योति खंडेलवाल जी, आपने अभी कहा कि जनता के मुद्दों को जोरदार तरीके से, पुरजोर तरीके से सरकार के सामने विपक्ष उठाए, जनता खुद उठाए और सरकार उसके ऊपर ध्यान दे।
क्या हमको इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए, आपने पड़ोसी देशों का भी हवाला दिया, कि हमारे सामने अगर उदाहरण पाकिस्तान का है जो 70 साल में बदहाल हो गया बनकर, तो हमारे सामने उदाहरण चीन का भी है जो कुछ ही दशकों में अमेरिका जैसी महाशक्ति को आंख दिखाने लायक हो गया। हमारे सामने उदाहरण इजराइल का भी है जो 70 साल में सारी दुनिया से अकेला लोहा ले रहा है। इस तरह का इंप्रेशन उस देश को लेकर, छोटे से देश को लेकर बना हुआ है। हम आज भी बात करते हैं भुखमरी की, महंगाई की, बेरोजगारी की, गरीबी की, हमारे मुद्दे यही हैं। हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए 70 सालों में। क्या हम नहीं पहुँच सकते थे क्या कि हम बात करते मानवाधिकारों की, हैप्पीनेस इंडेक्स की, शिक्षा की, शोध की, जलवायु की, ये सारी चीज़ें आज ऐसे लगता है कि क्या बचकानी बातें हैं, क्योंकि हमारे पास तो खाने के दाने नहीं है ना। हम अम्मा बुनाने कहाँ जाएगी? ज्योति खंडेलवाल जी। बात तो बिल्कुल सही कि जब भारत आजाद हुआ तब हमारी स्थिति बहुत ज्यादा, हम यूं कहें कि हम उस जगह पर थे जहां पर कहा जाता है कि एक सुई भी नहीं बनती थी, भुखमरी थी, लाइट बिजली लोगों के घरों में नहीं थी, और एक बहुत बड़ा एक संघर्ष हम करके हमने आजादी जो है वो पाई थी। और ऐसे में लोकतंत्र के साथ चलना एक, जैसा पूरा विश्व समझता भी था कि ये जिसके पास खाने को नहीं है वो लोकतंत्र को क्या चला पाएंगे आगे। तो मैं यूं नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं कह सकते कि गुंजाइश की सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी या हम और बेहतर कर सकते थे, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये तो थी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, तो संभावनाएं थी कि हम और बेहतर ढंग से अपनी चीजों को कर सकते। लेकिन अगर हम चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि क्या हमें उस देश की तरह होना चाहिए था, तो हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि हमें उस देश की तरह होना चाहिए था जहां पर कि व्यक्ति को अपनी कोई बात कहने तक की आजादी नहीं है। वहां पर क्या चीज विश्व के सामने जाएगी, क्या नहीं जाएगी, बाहर क्या होगा, क्या नहीं होगा, देश के असली हालात क्या हैं, क्या वहां पे सब कुछ मानवता के साथ ही हो रहा है, मानवता के तहत ही हो रहा है, तो ये सब चीजें वहां पर नहीं है। तो हम ऐसा देश तो कभी नहीं चाहते थे कि जो देश जहां पर हम अपनी भावनाएं तक भी व्यक्त ना कर पाए, और इस मामले में हम बेहतर हैं। लेकिन ये बात सही है कि हम कई बार अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं और हम भावनाएं व्यक्त करने की जो आजादी है उसे बहुत गलत तरीके से भी ले जाते हैं, और उसको हम संसद में भी देखते हैं, विधानसभा में भी देखते हैं, और हम चाहते हैं, निश्चित रूप से चाहते हैं कि इसमें सुधार हो। और जैसा आपने कहा कि कथनी और करनी में अंतर होता है, मुझे लगता है कि अगर बार बार किसी चीज को लेकर के डिस्कशन होता है, लोगों के विचार सामने आते हैं, उसी से ही सुधार की गुंजाइशें भी बनती हैं। और एक आज जो विधानसभा में जो एक सेमिनार रखा गया, मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी पहल है। अलग अलग विचारधारा के लोग एक जगह आकर के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अगर अपनी बात कहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आगे जाके सुधार होने की गुंजाइश भी बनती है। निश्चित तौर पर इसमें कोई, देखिए कतई इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, चाइना को एक हम रोल मॉडल के तौर पर रखें, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने आपको ये कहा था, आपने जिस तरह से अपनी बात कही उससे लगता है कि आदमी की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी प्राइवेसी, इन सब की कोस्ट पर चाइना आगे बढ़ा है। तो ऐसे तो कोई तथ्य सामने आए नहीं कि ये सब है वहाँ, चूंकि इसलिए चाइना इतने आगे निकल गया। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ही दशकों में किसने कितना लंबा सफर तय किया। हम अगर राजनीतिक संतोष लेना चाहें तो इस बात पर खुश हो सकते हैं कि 70 साल में देखिए हमारी डेमोक्रेसी जिंदा है, हमारे शिक्षा का स्तर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, हमारी GDP यहाँ से यहाँ पहुँच गई। लेकिन कोई भी विकासवादी व्यक्ति इन बातों से संतोष लेकर बैठना नहीं चाहता। राष्ट्र भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते थे, कहाँ भूल हुई जिसकी वजह से कमी रह गई। यहाँ राजनीति की बात नहीं हो रही, मैं नहीं कह रहा कि 70 साल में 60 साल आपकी सरकार रही। वो जो कमियाँ जो पीछे रह गई उनको कम से कम आगे तो हम ध्यान रखें कि यहाँ हमसे गलती होती है, यहाँ पर हमको सुधार करना है। पुनीत कर्नावट कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। नहीं, मैं ओम सैनी जी की बहुत सीनियर पत्रकार है, उन्होंने बहुत लंबे समय तक पूरे हिंदुस्तान के बहुत सारे घटना चक्र को खुद के आंखों के सामने घटते हुए देखा है। मैं उनकी बात में दो नकारात्मकता को नहीं समझ पा रहा था कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर इन दिनों हुई हैं जिसके कारण कोई मतभेद या इस तरीके की कटुता बढ़ी है। मैं नहीं समझ पाया, वो बता पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मैं पूछूंगा। दूसरा, मैं ज्योति जी की बात से सहमत हूँ कि हिंदुस्तान के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी और उस चुनौतियों का सामना करते हुए हम लगातार आगे बढ़े हैं, लगातार अपने आप को हमने ज़्यादा परिपक्व किया है, लगातार हमने ज़्यादा मजबूत किया है। ठीक है। और सभी सरकारों के बीच में कमोबेश काम हुए और गुंजाइश हमेशा होती है, परफेक्शन कुछ नहीं होता, हमेशा कोई फाइनल अचीवमेंट नहीं होता, आगे से आगे बेहतर काम करने की संभावना हमेशा होती है। हिंदुस्तान ने उस संभावनाओं को हमेशा एक्सप्लोर किया। ठीक है। ओम सैनी साहब किन बातों की तरफ इशारा कर रहे थे आप? पुनीत कर्नावट जी जानना चाह रहे हैं। ओम सैनी साहब। मैं
देखिए, मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ, बहुसंख्यकवाद का जो सिलसिला नारा आजकल चल रहा है और साथ साथ में एनडीए की वर्तमान सरकार उसको बड़ा प्रमोट कर रही है, ये देखने को मिला। इसको लेकर के सारी बड़ी नाराजगियां हुई, लेकिन जब तक सारा सब कुछ बरकरार था, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना रिकॉग्निशन बरकरार था, तब तक ये बात नहीं थी। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस पे इनका इम्पैक्ट आ रहा है, जो इंस्टीट्यूशंस ऑटोनॉमस थे, वो इंस्टीट्यूशंस उस वेजिटेरियन भावना के वजह से सारा पोल्यूट हो रहे हैं, और उसको देखना चाहिए राजनेताओं को। इसका मतलब साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए यहाँ पे। एक मिनट पुनीत जी, बात कर रहे हैं। ओम सैनी साहब, ये जो पिछला एक अरसा है, इससे पहले इसी तरह से अल्पसंख्यकवाद के भी आरोप लगते रहते थे, और इससे ज्यादा मुखर होकर के ये कहा जाता था कि मुसलमानों का हक है देश के संसाधनों पर पहला। तो क्या दोनों वो दौर में अपनी अपनी तरह के जो आरोप है ये एक जैसे नहीं है? एक मिनट हाँ बोलिए ओम सैनी। इसीलिए मैंने कहा कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी के वक्त में जो सिलसिला था, एक वैचारिक लड़ाई थी जिसपे कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन का सिलसिला था, और उसके अंदर जो बातें थी वो कांग्रेस पार्टी के अपने घोषणा पत्र के मुताबिक थी, जो इम्पीचमेंट जैसी नजर आती है। मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ। उसी तरीके से वर्तमान में जो बहुसंख्यकवाद का सिलसिला चल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन की बात करता है, जो कि बदले जाने की बात होनी नहीं चाहिए। इससे ना इत्तेफाकी है। डेमोक्रेसी तो रहे, इसमें कोई शक ही नहीं है। डेमोक्रेसी तो प्रोटेक्ट किया हमने इतने साल तक। ठीक बात, पुनीत जी हाँ बोलिए। ओम सैनी साहब जो भी बात कर रहे हैं वो केवल मात्र उनकी आशंकाएं हैं। एक भी ऐसा उदाहरण वो नहीं दे पाए जो बहुसंख्यकवाद को बताता हो, जो मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को किसी चीज से महरूम करता हो। क्या शौचालय बने तो मुसलमानों के लिए नहीं बने, उजला हुई तो मुसलमानों के लिए नहीं हुई, मुद्रा योजना आई तो मुसलमानों के लिए नहीं है? ये जो आशंका का वातावरण पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, यही बेसिकली अगर सही में कोई चिंता का विषय है हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए, तो ये जो आशंकाओं को बार बार जन्म देने की कोशिश की जाती है। जब लोगों की जमीन खिसक रही होती है, उनका जनाधार खिसक रहा होता है, तो वो जाने लगते हैं आशंकाओं के ऊपर। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हो ऐसा और वैसा कुछ नहीं रहा है, होएगा वही जो राष्ट्रहित में होगा। और अगर 3 तलाक को बदल देना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई परिवर्तन करना है, सीए को लेकर आना, अगर कोई परिवर्तन करने वाला है, तो मैं समझता हूं बेहतर परिवर्तन है। ओम सैनी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोल लीजिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बोलने की आजादी है, ये जो आशंका की आजादी है, ये सबसे बड़ी संरक्षक है हमारी डेमोक्रेसी की। ये आजादी अगर छीन ली जाए तो फिर कलम भी नहीं चलेगी, आवाज भी नहीं निकलेगी, और एक नहीं, लेकिन ये आजादी अब सवाल देखिए, अब थोड़ा सा हम इस बहस को जिस व्यापकता के साथ शुरू की थी हमने, उसी व्यापकता के साथ के ऊपर आते हैं। ओम सैनी साहब, समस्या ये है कि हमारे देश में अगर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होता है, अपने दम पर शुरू होता है, तो वो भी सवालों के घेरे में आ जाता है। लोकतंत्र का ह्रास कहाँ हो रहा है, जो शुरू में सवाल था। जो समझदार लोग हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, जो बोलते हैं, जिनकी बातें सुनी है मैंने, उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि अगर इस देश में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होता है, अपने दम पर देश में वैक्सीन डेवलप करके लगाई जाती है, तो इस पार्टी की उस पार्टी की वैक्सीन हो जाती है, मैं तो नहीं लगवाऊंगा जैसी बातें आ जाती हैं। इस देश में ऐसी भी स्थिति है कि मुख्यमंत्री अगर पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते तो उसको मुद्दा बना दिया जाता है कि मुख्यमंत्री तो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। जब वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तब वो मुद्दा खत्म होता है। मैं दोनों तरफ की बातें कह रहा हूँ। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। ये तो चलिए न्यायपालिका की, विधायिका की बात हो गई। आम आदमी की स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी बनती है, लोकपाल आंदोलन के जरिए वो राजनीतिक हो जाती है। उस पर भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं, भ्रष्टाचरण के भी आरोप हैं, और सारे वो आरोप हैं तुष्टीकरण समेत जो राजनीतिक दलों पर होते हैं। किसान आंदोलन के नाम से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, वो फला राज्य में जाकर कहते हैं इस पार्टी को वोट मत दो, दूसरे राज्य में जाकर कहते हैं इस पार्टी को वोट मत दो। तो सभी मोर्चों पर इस तरह का जो ह्रास हो रहा है, इनको इसको खोलकर क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए ओम सैनी जी, और इस पर काम क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए मैं कह रहा हूं जेपी साहब के जो बोलने की आज़ादी है, जो सोचने की आज़ादी है, जो आशंकाओं का सिलसिला वो बरकरार रहना चाहिए, और इसकी चर्चा होनी चाहिए। संसद, विधानसभाएं और साथ साथ में हमारी पंचायतें इन सब बातों पे चर्चा करें। किसानों की बात जो है उसको एक आंदोलन 5 दिन चलने पे तत्काल होता है, करनाल का फैसला हो जाता है, लेकिन किसान जो लोकसभा के बाहर बैठे हैं, जो अपनी चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही, उनके बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा। ऐसा हो रहा है, हम लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, उनकी चर्चाएं नहीं करते, और करते भी हैं तो इतने छोटे क्षेत्र उसमें करते हैं, स्पान में करते हैं कि लोग जानते ही नहीं है, लेकिन उसमें लाखों करोड़ों लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल नहीं है ओम सैनी जी, लेकिन हमको, आम आदमी को इस बात की भी चिंता करनी चाहिए ना कि हमारे आंदोलन भी अपनी विश्वसनीयता खो जा रहे हैं।
जो किसी वर्ग विशेष द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं कि साहब ये तो बाहर से फंडिंग हो रही है, सबूत आ जाते हैं, तथ्य आ जाते हैं मीडिया में। किसान अगर शुद्ध रूप से विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक आंदोलन कर रहे होते जैसे शुरुआत की थी और उनके साथ सहानुभूति थी, जुड़ी थी लोगों की, वो नहीं रहा, अब वो राजनीतिक हो गए हैं। तो विश्वसनीयता आंदोलन भी तो खो रहे हैं अपनी। भी नहीं होता, ये सब राजनीति का ही सिलसिला है। राजनीति से एक देश बनता है, एक समाज बनता है, एक नीति बनती है। हाँ। तो राजनीति से परे करने की बात तो हो ही नहीं सकती, राजनीति तो होगी। अब दोनों राजनीतिक मित्र मेरे, थोड़ा कम समय मिल पाया। पुनीत जी आप अपनी बात कहिए 30 सेकंड में, फिर ज्योति खंडेलवाल। क्या ओमशेट्टी साहब आज इस बात से सहमत नहीं होंगे जो गडकरी जी ने कहा कि राजनीति मूलतः लोक नीति होनी चाहिए, और लोक नीति के अंदर किसी को भी आंदोलन करने का हक तो है, पर यह भी बताना जरूरी है कि वो आंदोलन किस लिए कर रहा है। इन तो 3 किसान बिलों के अंदर क्या काला है, इसके बारे में एक भी धारा के बारे में वो नहीं बोल इस बात पर तो हम सैनी जी ने शुरू में ही सहमति जताई, पर उन्होंने कहा कथनी करनी की जो फर्क है उसको भी तो खत्म किया जाना चाहिए। ज्योति खंडेलवाल अपनी बात बोलिए, 30 सेकंड बचे हैं मैडम, जल्दी बोलिएगा। जेपी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इन दिनों जैसा हम देख रहे हैं कि अगर आप सत्ता के अगेंस्ट अगर कोई बात बोलते हैं तो देशद्रोह राजद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता है, या उस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरह की बातों को कि हम अपने अगेंस्ट बातों को सुन ही नहीं सके, हम बल्कि उनके अगेंस्ट कार्रवाइयां करने लग जाएं, तो ऐसे में लोकतंत्र का हास होना बिल्कुल निश्चित हो जाता है। और इसीलिए बार बार चिंताएं और आशंकाएं जो हैं वो दिखाई जाती हैं। और आंदोलन की विश्वसनीयता की जहां तक आप बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आंदोलन को अगर सही समय पर बातचीत करके अगर उसे निपटा दिया जाए, उसका निपटारा कर दिया जाए, और सुनवाई अगर आप जितनी जनता की सुनेंगे लोकतंत्र में, उतने बेहतर ढंग से आंदोलन भी समाप्त होंगे, उनका सही तरीके से निपटारा भी होगा, उसके परिणाम भी जो है बहुत ही यूं कहें सुखद आएंगे। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी चीज है सत्ता में, सरकार में जो जिम्मेदारी में है वो बातों को सुने और समझ करके, अगर वो अगेंस्ट भी है तो उसे सहन करना सीखे, बजाय राजद्रोह देशद्रोह के मुकदमे लगाने के या बजाय आंदोलनों को गलत साबित करने के। तो बेहतर ढंग से लोकतंत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए ठीक है ज्योति खंडेलवाल मैडम, आंदोलनों को लेकर सिर्फ मेरा इतना ही कहना था कि हर आंदोलन के जन्म से, हर आंदोलन की गर्भ से अगर राजनीतिक दल ही जन्म लेंगे, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जन्म लेंगी, तो लोगों का कितना विश्वास रह जाएगा आंदोलन के ऊपर। खैर इस पर फिर कभी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के दिन बस इतना ही, नमस्कार।